जहां एक तरफ भारतवर्ष में मनुस्मृति के पेजेस को चौक चौराहों पर जलाया जाता है, उसके बावजूद भी कोई हिंदू, कोई सनातनी सड़कों पर नहीं उतरता, ना ही वो किसी गाड़ी में, ना किसी घर में, ना ही देश के अंदर आग लगाता है। बल्कि दूसरी तरफ मनुस्मृति के पेजेस को जलाने के लिए प्रेरित करने वाली जो विचारधारा है और उस विचारधारा की जो पुस्तक है उसके पीछे, उसका एक पेज जलने पर ही देश के देश में आग लगा दी जाती है। उसका उदाहरण हमने दिल्ली, बेंगलोर, अभी हमने देखा है कि किस प्रकार स्वीडन के अंदर, अलग अलग देशों के अंदर आग लगाई गई है। इस वीडियो में मैं पूरे विश्व में से वो सारे उदाहरण, वो सारे के सारी परिभाषाएं आपको बताऊंगा कि जिससे आपको सनातनी होने और मनु महाराज के ऊपर गौरव महसूस होगा। तो आज मैं आपको ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो विशुद्ध मनुस्मृति से पढ़ करके स्वयं बताने वाला हूँ कि इसमें किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग देशों से चीज़ों को कलेक्ट किया गया है और उसमें रखा गया है। मनु और मनुस्मृति केवल भारत के ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व और अधिकांश विश्व से संबंध रखते हैं। इसका प्रभाव न केवल भारत में बल्कि विश्व के अधिकांश देशों में हमें प्राप्त होता है। प्राचीन काल से ही मनुस्मृति का प्रचार और प्रसार बहुत दूर दूर तक रहा था। अनेक देशों की संस्कृति, सभ्यता, साहित्य, इतिहास आदि को मनुस्मृति ने प्रभावित किया है। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी आदि से प्रकाशित इनसाइक्लोपीडिया में द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में विस्तार से उक्त तथ्यों का वर्णन किया गया है। भारत में एक प्रॉब्लम है कि घर आए नाग न पूजे जाएं और बम्बी पूजने जाएं। ये कहावत है हमारे यहाँ पर कि जो घर की चीज़ होती है उसकी पूजा नहीं करते हैं, उसकी अर्चना नहीं होती है, बल्कि विदेशों से आयातित जो विचारधाराएं हैं अक्सर कर हम उनको पूजने जाते हैं। और यही हम देख रहे हैं कि 1400 साल पहले एक विचारधारा जिसने पूरे विश्व में अशांति फैलाई, आगजनी फैलाई, उसमें 2000 साल पहले एक ऐसी विचारधारा जो अपने से बड़ा किसी को मानती ही नहीं, जो कि भारत में आयातित है, उसमें इन सब चीज़ों में श्रद्धा अवश्य रखते हैं, जबकि स्वयं का जो वैभव है, जो गौरव है, उसका मान नहीं रखते हैं। उनका मान कौन करता है, ये मैंने आपको बता दिया है। इनसाइक्लोपीडिया द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और उसमें लिखा मनु धर्मशास्त्र अ सोशियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल स्टडी नामक पुस्तक में विस्तार से उक्त तथ्यों का वर्णन किया गया है। इन लेखकों ने इसमें दिखाया है कि मनु और मनुस्मृति का प्रभाव किसी न किसी रूप में इन सभी देशों में पाया जाता है। कौन कौन से? चीन, जापान, बर्मा, फिलीपींस, मलाया, सियाम जिसको हम थाईलैंड के नाम से जानते हैं, वियतनाम, कंबोडिया, जावा, चंपा जिसको हम दक्षिणी वियतनाम के नाम से जानते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, बाली, श्रीलंका, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रूस, साइबेरिया, तुर्किस्तान, स्कैंडिनेविया और स्लोवनिक, गॉलिक, ट्यूनीशिया, रोम, यूनान, बेबीलोनिया, असीरिया, तुर्की, ईरान, मिस्र, क्रीट, सुमेरिया, अमेरिका और अमेरिकी द्वीप के अलग अलग देश। दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों के संविधान तो मनुस्मृति पर आधारित रहे ही हैं और उनके लेखकों को मनु की उपाधि प्रदान कर गौरवान्वित भी किया जाता था। और यहाँ पर मनु और मनुस्मृति की प्रशंसा और जो प्रभाव हैं विषयक कुछ विदेशी उल्लेख जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। चीन में प्राप्त पुरातात्विक प्रमाण। विदेशी प्रमाणों में मनुस्मृति के मौलिक रूप और उसकी काल संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने वाला एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक प्रमाण हमें चीनी भाषा के हस्तलेखों में मिलता है। सन 1932 में जापान में जब जापान ने बम विस्फोट द्वारा चीन की एक ऐतिहासिक दीवार को तोड़ा था तो उसमें लोहे का एक ट्रंक मिला था जिसमें चीनी पुस्तकों की प्राचीन पांडुलिपियां भरी हुई थी। वे हस्तलेख सर ऑगस्ट फ्रिट्स को मिले थे। वे उन्हें लंदन लेकर के आए और उन्होंने ब्रिटिश म्यूजियम में रख दिया था उनको। उन हस्तलेखों को प्रोफेसर एंथनी ग्रेमे ने चीनी भाषा के विद्वानों से पढ़वाया था। उसे ये जानकारी मिली थी कि चीन के राजा चिन इज वांग ने अपने शासनकाल में यह आज्ञा दे दी थी कि सभी प्राचीन पुस्तकों को नष्ट कर दिया जाए, जिसमें कि जो चीनी सभ्यता के सभी प्राचीन प्रमाण थे वो सारे के सारे उसमें नष्ट हो जाएं।
तब कुछ पुस्तकों को किसी विद्या प्रेमी ने एक ट्रंक में भर करके चीन की प्रसिद्ध दीवार बनते समय उस ट्रंक को उस दीवार में छिपा दिया था। और यह जो जापान ने 1932 में एक बम विस्फोट किया था, उसमें वही दीवार का हिस्सा गिर पड़ा और उसमें से एक ये ट्रंक जो था वो निकल गया था। यह एक संयोग मात्र ही कहिए। तो उन हस्तलेखों में से यह लेख लिखा है कि मनु का धर्मशास्त्र भारत में सर्वाधिक मान्य है, जो वैदिक संस्कृत में लिखा हुआ है और 10,000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। अर्थात जब वो लिखा जा रहा था, उस ट्रंक में जो पट्टियाँ मिली हैं, जो वो लिखा जा रहा था, उससे पूर्व के 10,000 साल यह उन पट्टियों पर लिखा हुआ है। यह विवरण श्री केवल मोटवानी की जो किताब है मनु धर्मशास्त्र अ सोशियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल स्टडी, उसमें दिया गया है और उसका जो पेज संख्या 232 है उस पर यह बात लिखी गई है, अंकित की गई है सभी प्रमाणों के साथ में। यह चीनी प्रमाण मनुस्मृति के वास्तविक काल विवरण को तो प्रस्तुत नहीं करता, किंतु यह जरूर बताता है कि मनु का धर्मशास्त्र बहुत प्राचीन है और पाश्चात्य लेखकों द्वारा कल्पित काल निर्णय को, जो उन्होंने कल्पित एक काल निर्णय बताया है मनु महाराज के विषय में, उसको भी झुठलाता है। अर्थात कुछ हजार वर्ष पूर्व ये पट्टे यहाँ पर चौकस रखी गई थी और उससे भी 10,000 पूर्व उनकी स्वयं की मान्यता है। अर्थात इब्राहिमिक रिलीजन्स की ये बात पूरी तरीके से जो खंडित हो जाती है, जिस प्रकार वो मानते हैं कि मानव सभ्यता की जो आरंभ हुआ है, शुरुआत हुई है, वो हुई ही 6,000 साढ़े 6,000 साल पहले की है। यहाँ से अब हम आगे पहुँचते हैं। अब हम आगे चलते हैं। द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें अंग्रेज इतिहासकारों ने लिखा है कि अंग्रेज जब भारत में आए तो भारत और समस्त दक्षिणी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के बर्मा, कंबोडिया, थाईलैंड, जावा, बाली द्वीप, श्रीलंका, वियतनाम, फिलीपीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन और रूस के कुछ क्षेत्रों में संविधान के रूप में मनुस्मृति को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त थी। इन देशों के संविधान प्रणेता गौरव के साथ मनु उपाधि धारण किया करते थे। वहाँ के प्राचीन शिलालेखों में मनुस्मृति के श्लोक उद्धृत मिलते हैं। बर्मा के संविधान का नाम ही धम्मथट अर्थात मानव सार, और मानव शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो मनु से ही हुई है, यानी कि मनु का सार। तथा कंबोडिया के संविधान का नाम है मानव नीति सार या मनुसार, यानी कि मनु स्मृति का सार। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूरे विश्व के अंदर मनु महाराज की ख्याति, मनु महाराज के दिए हुए संदेशों की जो ख्याति वो बरकरार रही है हमेशा से। कंबोडिया के प्राचीन इतिहास में आता है कि कंबोडिया वासी मनु के ही वंशज हैं। वैसे तो मनु के सभी हम वंशज हैं। इस प्रकार से ईरान, इराक के प्राचीन इतिहास स्वयं को आर्य और आर्यवंशी घोषित करते हैं, जो भी वहाँ के इतिहासकार हैं। मिस्र के वासी स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। उनके पिरामिडों में सूर्य का चित्र भी अंकित मिलता है, जो उनके सूर्यवंशी होने का वर्णन प्रतीक जो है वो प्रतीक देता है। संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार पाश्चात्य लेखक रहे हैं A.B. कीथ। इन्होंने स्वरचित एक किताब थी उनकी, अ हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर। इसमें मनुस्मृति के प्रभाव और प्रशंसा का उल्लेख इस प्रकार से किया है। बर्मा, थाईलैंड, जावा आदि देशों में मनुस्मृति की स्वीकार्यता का प्रामाणिक और आधिकारिक प्रभाव वहाँ के संविधान पर मनुस्मृति के स्रोत ग्रंथ के रूप में मिलता है। वहाँ के संविधान मनुस्मृति के आधार पर ही बना करके लिखे गए हैं। अब वो आगे एक बार फिर से लिखते हैं। ये जो मैंने बात बताई है यह उनकी बुक के 445 पेज पर लिखी हुई है और 404 नंबर पेज पर ही वो लिख रहे हैं, मनुरचित स्मृति यानी कि मनुस्मृति किसी एक समुदाय के लिए ही जीवन पथ प्रदर्शक नहीं है, बल्कि यह विश्व के सभी समुदायों के लिए समान रूप से जीवन का पथ प्रदर्शन करने वाली है। जर्मन के विख्यात दार्शनिक फ्रीडरिच नीत्शे जो कहते हैं बियॉन्ड निहिलिज्म नीत्शे विदाउट मार्क्स में लिखते हैं, मनुस्मृति और बाइबल की तुलना करने के बाद में मैंने पाया कि मनुस्मृति वो बाइबल से कहीं अधिक उत्तम शास्त्र है।
हम सबको बाइबल छोड़ करके मनुस्मृति पढ़ना चाहिए। और उन्होंने यह नारा भी दिया था। भारत रत्न श्री पी.वी. काणे ने भी, जो धर्मशास्त्रों के प्रामाणिक इतिहासकार व शोधकर्ता हैं, अपने धर्मशास्त्र का इतिहास नामक एक बहुत वृद्ध ग्रंथ लिखा था और उसमें भी बहुत सारी जानकारियाँ दी थी। वो कहते हैं मनुस्मृति का प्रभाव भारत के बाहर गया। चंपा यानी कि दक्षिण वियतनाम के एक अभिलेख में बहुत सारे श्लोक मनु महाराज के ही मिलते हैं। बर्मा में जो धम्मथट्ट है वह मनु आधारित ही है और बाली द्वीप का कानून मनुस्मृति के आधार पर ही है। यह उनकी जो बुक है धर्मशास्त्र का इतिहास, उसके भाग 1 में पेज नंबर 47 पर यह बात लिखी हुई है। एशिया के इतिहास पर पेरिस यूनिवर्सिटी के डी लिट उपाधि प्राप्त और अनेक पुरस्कारों से सम्मानित इतिहासज्ञ डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार ने दक्षिण पूर्वी और दक्षिण एशिया में भारतीय संस्कृति नामक एक पुस्तक में प्रस्तुत विषय पर बहुत सारी संबंधित जानकारियां दी थी। वो कहते हैं कि फिलीपीन के निवासी ये मानते हैं कि उनकी आचार संहिता मनु और लाओ त्से की स्मृतियों पर आधारित हैं, इसलिए वहाँ की विधानसभा के द्वार पर इन दोनों की ही मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। यह है पृष्ठ संख्या 47। और यहाँ पर भारत में जयपुर हाई कोर्ट के बाहर जिस समय पर मनु महाराज की मूर्ति स्थापित की गई तो उसका विरोध हुआ था। हालांकि उस पर केस हुआ और वो केस आर्य समाज ने जीत लिया था। अक्सर कर आर्य समाज के ऊपर मूर्तियों का विरोध करने का आरोप लगता है, जबकि जो उनकी विचारधारा है वो केवल ये है कि हृदय में बैठा हुआ जो पत्थर है उसको पिघलाना है। बाहर जितना भी जगत है, जो भी स्थूल जगत है, वो प्रकृति का ही एक अंश है और प्रकृति से कभी भी पुरुष का बैर नहीं है। पुरुष अर्थात आत्मा व परमात्मा। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम भविष्य में भी वर्णन करते रहेंगे। आगे बहुत सारी जानकारियां हैं कि पूरे विश्व के अंदर मनु महाराज की कितनी ख्याति है। और फिर वही बात घूम करके आती है कि भारतवर्ष जहाँ पर इन सब चीज़ों का उद्भव हुआ, वहाँ पर लोग इसके खिलाफ क्यों हैं। जो इसमें गलत चीज़ें बताई गई हैं, जो कहा गया है कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसमें ऊंच नीच की भावना है, इसमें महिलाओं के साथ में कितना अत्याचार बताया गया है, धीरे धीरे हम यहीं इसी प्लेटफॉर्म पर आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे बताते जाएंगे। अभी आप आज्ञा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी मित्रों तक इन सभी संदेशों को भेजा करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। कृण्वन्तो विश्वमार्यम।